इससे पहले हमने यूनिट स्पीड कर्व के लिए फ्रेनेट फार्मूलाज ड्राइव किए हैं। अब हम आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए, अब यूनिट स्पीड कर्व में और आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व या रेगुलर कर्व में डिफरेंस क्या है कि यूनिट स्पीड कर्व में उसकी जो स्पीड है, जब कोई बीटा कर्व लेते हैं, यूनिट स्पीड कर्व एज्यूम करते हैं तो बीटा प्राइम जब कैलकुलेट करते हैं और उसका जब नॉर्म लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। लेकिन आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व में या रेगुलर कर्व में कोई कर्व अगर अल्फ़ा लेते हैं तो अल्फ़ा प्राइम जब उसका कैलकुलेट करते हैं यानी वेलोसिटी, तो उसका नॉर्म जो है वो ज़रूरी नहीं 1 के इक्वल आए। तो अब हम आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए वही फ्रेनेट फार्मूला जो है, वो जो फ्रेनेट वाली थ्योरी है वो हम ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि आर्बिट्रेरी में और उनमें क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, कौन सा फैक्टर है जो इन्वॉल्व हो रहा होता है आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व में जो यूनिट स्पीड कर्व में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। It is a simple method to adopt the results of the previous section to study of a regular curve alpha that does not necessarily have unit speed। यानी वही जो लास्ट सेक्शन वाली थ्योरी है वो हम एक रेगुलर कर्व के लिए अल्फ़ा जो है I/R³ जो लाजमी नहीं है कि यूनिट स्पीड कर्व हो, उसके लिए वही हम रिजल्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं। We merely transfer to alpha the Frenet operators of a unit speed reparameterization alpha bar of alpha। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो अल्फ़ा है कर्व उसमें जो फ्रेनेट ऑपरेटर्स है यूनिट स्पीड रिपैरामीटराइजेशन अल्फ़ा बार ऑफ अल्फ़ा, यानी कोई हमने अल्फ़ा कर्व ली फिर उसकी यूनिट स्पीड कर्व बना ली अल्फ़ा बार। अब वही जो फ्रेनेट ऑपरेटर्स हैं वो जो अल्फ़ा बार के हैं, जो फ्रेनेट ऑपरेटर्स वो तो वही होंगे जो यूनिट स्पीड कर्व के हैं, तो उसको सिंपली हम शिफ्ट करेंगे रेगुलर कर्व के लिए। एक्सप्लिसिटली इफ एस इज एन आर्क लेंथ फंक्शन फॉर अल्फ़ा एज इन थ्योरम 2.1, यानी अगर हम एस आर्क लेंथ फंक्शन ले लें अल्फ़ा का, जिस तरह ये इस थ्योरम में हमने लिया था, किस तरह आर्क लेंथ फंक्शन लिया था कि कोई भी जो रेगुलर कर्व है अल्फ़ा उसका नॉर्म लें, प्राइम लें, फिर नॉर्म लें और ए टू बी इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है उसका आर्क लेंथ फंक्शन। इस तरह अगर उसका आर्क लेंथ फंक्शन ले लें हम इन टर्म एस ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो अल्फ़ा ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा बार ऑफ एस ऑफ टी फॉर ऑल टी, तो फिर ये दोनों जो कर्व्स हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा बार ये इक्वल हो जाएंगी। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है, रेगुलर कर्व है, और अल्फ़ा बार क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है। ये दोनों कर्व्स इक्वल कैसे हो सकती हैं या इक्वल कैसे हो जाएंगी? अब देखें इधर जो डिफरेंस आ रहा है, डोमेन का डिफरेंस आ रहा है। इधर डोमेन क्या है t और इधर डोमेन क्या है s एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी इधर s की वैल्यू पुट करेंगे और इधर t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखें इसमें, अब देखें ऊपर वाली जो एग्जांपल है अल्फा यूनिट सर्कल है, t वेरिएशन इसकी क्या होगी 0 से 2 पाई, तो ये सर्कल बनेगा। अब नीचे वाली में बीटा एस काज एस साइन एस, एस की वेरिएशन क्या है 0 से पाई और एस किसके इक्वल है 2t के इक्वल। अगर यहाँ पे देखें तो आप 0 से पाई इसमें पुट करें तो फिर भी वही सर्कल बन रहा है। अब कर्व एक जैसी बन रही है, सर्कल एक जैसा मान रहा है यूनिट सर्कल, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इधर हमने डोमेन ली है 0 से 2 पाई और इधर डोमेन ली है 0 से पाई, यानी इस तरह डोमेन का डिफरेंस आ जाता है, बाकी कर्व्स उसी तरह बन जाती है। इसी तरह ये जो है अब कर्व है अल्फा कर्व। अब जब अल्फा कर्व कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि टी की वैल्यू इधर से ली और उसका कोई इमेज ले लिया स्पेस में, फिर टी की वैल्यू दूसरी जहाँ से ली फिर उसका इमेज ले लिया स्पेस में, इसी तरह कोई और वैल्यू लेंगे उसका इमेज ले लेंगे, करते करते हम उससे अल्फा कर्व कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसी तरह फिर अल्फा बार कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब 2 स्टेप लेंगे, पहले इधर से टी वैल्यू लेंगे
वो उसका कोई इमेज ले लेंगे, क्योंकि एस फंक्शन ऑफ टी है। जिस तरह अब लास्ट एग्जांपल में एस फंक्शन ऑफ टी है, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखें, एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे फिर टी की दूसरी वैल्यू रखें, एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ से लें तो उसके मुकाबले में को एस की वैल्यू आ रही होगी, फिर वो एस की वैल्यू के करस्पॉन्ड स्पेस में एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर टी की दूसरी वैल्यू यहाँ से लें, उसके करस्पॉन्ड एस की वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर इसका जो इमेज है फिर वो कर्व, और इससे जो कर्व बनेगी वो अल्फा बार बनेगी। कर्व वही बन रही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, इधर यहाँ पे डोमेन का डिफरेंस आ रहा है। इधर हम डोमेन टी लेके चले और उधर हम डोमेन एस लेके चले हैं, और यही चीज ये इधर लिखी हुई है, ये जो अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा बार एस ऑफ टी। अब नो इफ कैपा बार इज पॉजिटिव, अगर कर्वेचर कैपा बार किसका कर्वेचर है, ये जो अल्फा बार कर्व है, ये जो अल्फा बार हमने कंसिडर किया, और अल्फा बार कौन सी है, यूनिट स्पीड कर्व है। जब यूनिट स्पीड कर्व है तो उसकी थ्योरी तो हम पहले डेवलप कर चुके हैं। तो उसके लिए कैपा बार, टा बार, टी बार, एन बार एंड बी बार डिफाइंड फॉर अल्फा बार एज इन सेक्शन 3। जिस तरह हम इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसी तरह वो उसकी वैल्यूज तो वही होंगी। वो डिफाइन फॉर अल्फा द कर्वेचर फंक्शन कैपा इज इक्वल टू कैपा बार ऑफ एस। हम आर्बिट्रेरी कर्व के लिए जो कर्वेचर डिफाइन करेंगे, हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, कैपा इज इक्वल टू कैपा बार ऑफ एस, टा इज इक्वल टू टा बार ऑफ एस, टी इज इक्वल टू टी बार ऑफ एस, एन इज इक्वल टू एन बार ऑफ एस, बी इज इक्वल टू बी बार ऑफ एस। यानी हम आर्बिट्रेरी कर्व के जो हैं कैपा, टा, टी, एन, बी, हम वो इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अब कैपा इज इक्वल टू कैपा बार ऑफ एस, देखें इन जनरल कैपा एंड कैपा बार आर डिफरेंट फंक्शंस, ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस होंगे डिफाइंड ऑन डिफरेंट इंटरवल। यानी इसका इंटरवल ये टी है, टी वैल्यूज हैं और इसकी एस वैल्यूज हैं, ये दोनों डिफरेंट इंटरवल्स में डिफाइन होंगे। वो कैपा इस इंटरवल पे डिफाइन हो रहा होगा, कैपा बार इस इंटरवल पे डिफाइन हो रहा होगा, लेकिन ये आगे क्या लिखा है, बट दे हैव गिव एग्जैक्टली द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्निंग ऑफ द कॉमन रूट ऑफ अल्फा एंड अल्फा बार। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अल्फा और अल्फा बार की जो टर्निंग है वो एक जैसी बता रहे हैं कि किस तरह वो टर्न कर रही है। आप देखें जहाँ पे भी जब टी वैल्यूज लेके अल्फा कंसिडर करेंगे, कार कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब एस वैल्यू लेके अल्फा बार कंसिडर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कर्व वही बन रही है। जब कर्व वही बन रही है तो उसकी जो टर्निंग है, टर्निंग वो एक जैसी है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, जो इसके लिए वो कर्वेचर फंक्शन है वो कोई और है इसके लिए, और जो इस कर्व के लिए जो कर्वेचर फंक्शन है वो कोई और है। लेकिन अल्टीमेटली वो टर्निंग वो ही बता रहे हैं ऐसी। सिंस एट एनी पॉइंट अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा बार एस ऑफ टी बाई टी, कोई भी पॉइंट लें तो ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, सपोज टी 1 लेते हैं तो अल्फा 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो एस फंक्शन में ये पुट करेंगे 1 की वैल्यू, तो एस ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी उस पे जो उसके इमेज आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। द नंबर्स कैपा टी एंड कैपा बार टी आर बाय डेफिनेशन द सेम। तो जब आन वैल्यू इक्वल है इसी तरह, तो फिर इधर टी पुट करते जाएं, इधर एस ऑफ टी पुट कर देता है, तो उनकी भी वैल्यू फिर इक्वल होती जाएंगी। लेकिन यह है डोमेन का डिफरेंस आएगा, इधर डोमेन में कुछ और पुट कर रहे हैं, इधर डोमेन में कुछ और पुट कर रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल हमने ली थी, इधर अब टी अगर 1 ले तो एस क्या आता है 2, टी 2 ले तो एस आता है 4। यानी इसका मतलब यह है यहाँ पे कोई टी की कोई और वैल्यू होगी और यहाँ पे एस की कुछ और वैल्यू लेंगे, लेकिन आगे उनका इमेज एक जैसा आ रहा होगा। यानी इधर हो सकता है वो 1 का इमेज बन रहा हो, इसमें हो सकता है वो 2 का इमेज बन रहा हो वही, लेकिन वही वो टर्निंग वही दे रहा होगा। Similarly with the rest of the Frenet operators, since only a change of parameterization involved, सिर्फ और बाकी भी उसके लिए यानी
टार्शन के लिए टी एन बी के लिए सिर्फ क्या कि पैरामीटराइजेशन इन्वॉल्व है, यानी पैरामीटर हमने चेंज कर दिया है, टी है फिर हमने एस ऑफ टी ले लिया। इट्स फंडामेंटल ज्योमेट्रिक मीनिंग इज द सेम एज बिफोर, लेकिन इसके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हैं वो एक जैसे ही रहेंगे, वही टर्न आ रहा होगा, वही ट्विस्ट आ रहा होगा, वही टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल। In particular, T and B is again a frame field on alpha linked to a shape of alpha, यानी T and B भी वो फ्रेम फील्ड ही बना रहे होंगे अल्फा पे, जो अल्फा की शेप से लिंक कर रहे होंगे, एज इंडिकेटेड इन द डिस्कशन ऑफ रेनॉल्ट अप्रोक्सीमेशन। जिस तरह उसमें हमने कहा है कि ये टी एंड बी इसी तरह की वो प्लेन ही बन रही होंगी और टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल, वेक्टर फील्ड उसी तरह बन रहे होंगे, सिर्फ इनमें उनके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हैं वो चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि टी एंड बी हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा कर्व के लिए, और टी बार एन बार बी बार किसके लिए हैं, वो अल्फा बार कर्व के लिए। फॉर प्योरली थ्योरेटिकल वर्क दिस सिंपल ट्रांसफेरेंस इज ऑफन ऑल दैट इज नीडेड, यानी ये थ्योरेटिकल काम के लिए हमें ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। डाटा अबाउट अल्फ़ा कन्वर्ट्स इनटू डाटा अबाउट द यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन अल्फ़ा बार, यानी जो अल्फ़ा का डाटा है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन अल्फ़ा बार के लिए। रिजल्ट्स अबाउट अल्फ़ा बार कन्वर्ट टू द रिजल्ट्स अबाउट अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा बार के हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा का जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको अल्फ़ा बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर क्योंकि अल्फ़ा बार यूनिट स्पीड कर्व बन जाती है तो फिर उस यूनिट स्पीड कर्व की हमने थ्योरी पहले डेवलप कर ली है, वो हम सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उनको अल्फ़ा के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इज़ अ रेगुलर कर्व विद टाउ इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा एक रेगुलर कर्व है जिसमें टार्शन 0 है तो टार्शन 0 डायरेक्ट हम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अल्फा को हम पहले कन्वर्ट कर लें अल्फा बार में, और अल्फा बार के लिए हम उसका टा बार कैलकुलेट कर लें। जब टा बार हम कैलकुलेट करेंगे तो टा बार हमारे पास वो यूनिट स्पीड कर्व अल्फा बार के लिए है, और ये हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर यूनिट स्पीड कर्व के लिए कि अगर को टार्शन 0 हो तो वो प्लेन कर्व होती है, तो अगर टा बार 0 है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बार प्लेन कर्व है। जब अल्फ़ा बार प्लेन कर्व है तो हमने ये भी पढ़ा है कि अल्फ़ा ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा बार ऑफ एस ऑफ टी या फॉर ऑल टी, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा भी प्लेन कर्व होगी। However, for explicit numerical computations and occasionally for the theory as well, this transference is impractical, यानी लेकिन जो हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसमें बाज़ दफ़ा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। क्यों इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, सिंस इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर अल्फ़ा बार, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है या कम ही पॉसिबल रहता है कि हम अल्फ़ा बार का एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड कर सकें। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा बार हमें कैलकुलेट करने के लिए जब तक हमारे पास ये आर्क लेंथ फंक्शन नहीं होगा उस वक्त तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, और आर्क लेंथ फंक्शन के लिए हमें अल्फ़ा प्राइम कैलकुलेट करना है पहले, फिर उसका नॉर्म कैलकुलेट करना है, फिर ए से बी इंटीग्रेट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसका जो रिज़ल्ट आए उससे हम टी और एस एक्सप्लिसिटली लिख सकें। तो जब तक हम टी एज अ फंक्शन ऑफ एस नहीं लिख सकेंगे तो हम यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो जब तक हम यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन अल्फ़ा बार नहीं फाइंड कर सकते तब तक हम वो थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह एग्जांपल ये नीचे दी हुई है, अल्फ़ा टी इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वेयर टी क्यूब। अब इसमें अल्फ़ा प्राइम जब कैलकुलेट करें तो 1 और 2 टी 3 टी स्क्वेयर आएगा, फिर उसका नॉर्म और भी कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रल लेंगे तो ये जो फंक्शन आएगा उसमें से आप ज़रूरी नहीं कि टी एज अ फंक्शन ऑफ एस कैलकुलेट कर सकें, यानी टी को इन टर्म्स ऑफ एस लिख सकें सिंपल। The Frenet formulas are only valid for the unit speed curves.
तो फ्रेनेट जो फार्मूलाज हैं टी प्राइम एन प्राइम बी प्राइम वो यूनिट स्पीड कर्व के लिए वैलिड है। दे टेल द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्रेम फील्ड टी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ, और ये हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज बताते हैं वो आर्क लेंथ के हिसाब से बताते हैं। हाउएवर द स्पीड न्यू ऑफ द कर्व द प्रॉपर करेक्शन फैक्टर इन द जर्नल केस। तो हम जब जर्नल कर्व कंसिडर करेंगे और यूनिट स्पीड कर्व में और आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व में क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा होता है। यूनिट स्पीड कर्व में जो हम उसकी स्पीड लेते हैं वो 1 लेते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व में हमारे पास उसकी स्पीड कोई भी न्यू आ सकती है, वो 1 ज़रूरी नहीं आए। तो वही हमारे पास करेक्शन फैक्टर होगा जो हम इन्वॉल्व करके तो ये जो फ्रेनेट फार्मूलाज हैं टी प्राइम एन प्राइम बी प्राइम वो आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए भी लिख सकते हैं। अब देखें लेमा जी, इफ़ अल्फा इज़ अ रेगुलर कर्व इन आर क्यूब विद कर्वेचर पॉजिटिव देन, अब ये रेगुलर कर्व है, जब रेगुलर कर्व है तो टी प्राइम कैपा न्यू एन के इक्वल आ गया, एन प्राइम माइनस कैपा न्यू टी प्लस स्टार न्यू बी और बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस स्टार न्यू एन। ये रेगुलर कर्व के लिए ये फ्रेनेट फार्मूलाज आ जाएंगे। आप देखें यहाँ पे न्यू की कोई और वैल्यू है, जब न्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये वही फार्मूलाज बन जाते हैं जो पहले हमने ड्राइव किए हुए हैं। न्यू 1 होने का मतलब क्या है, यूनिट स्पीड। इसका मतलब ये है कि जो पहले हमने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं यूनिट स्पीड कर्व वो एक स्पेशल केस है इसी का, यानी न्यू 1 पुट कर दें तो वो आ जाता है जी। अब हम लेते हैं लेट अल्फा बार बी अ यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फा। अल्फा बार कोई कर्व है जो यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन है अल्फा की। देन बाय डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि टी किसके इक्वल आएगा, टी बार ऑफ एस के। टी किसका फंक्शन है, ये जो लेफ्ट साइड पे है टी, ये किसका फंक्शन है, टी का, और ये किसका फंक्शन है, एस का। एस आगे एस मजीद आगे एज अ फंक्शन ऑफ टी है, वेयर एस इज एन आर्क लेंथ फंक्शन ऑफ अल्फा। देन द चेन रूल इज अप्लाइड टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड। तो टी प्राइम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे डी टी बाई डी टी और राइट साइड पे क्या आ जाएगा जी, डी टी बार बाई डी टी। लेकिन टी बार तो फंक्शन ऑफ एस है तो इसको लिख देंगे डी टी बार बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। और ये तो टी बार प्राइम है, ये किसके लिए है, ये अल्फा बार कर्व के लिए। और अल्फा बार कर्व हमारे पास क्या है, वो यूनिट स्पीड कर्व है। तो यूनिट स्पीड कर्व के लिए टी बार प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपा बार एन बार। तो यहाँ पे जब वो पुट करेंगे कैपा बार एन बार, ये आ जाएगी हमारे पास टी बार प्राइम इज इक्वल टू कैपा बार ऑफ एस एन बार ऑफ एस। और फंक्शनल नोटेशन में हम इसको इस तरह लिख लेंगे कैपा एन, जब यहाँ पे वो पुट करेंगे कैपा एन और डी एस बाई डी टी हमें पता है कि क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ या डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। डी एस बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू के इक्वल। तो टी बार प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, कैपा न्यू एन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एन दूसरे भी इसी तरह कैलकुलेट किए जा सकते हैं कि एन इज इक्वल टू एन बार। जब एन बार ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसी तरह रेट ऑफ चेंज लेके तो हम एन प्राइम और बी प्राइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। There is a commonly used notation for the calculus that completely ignores the change of parameterization। यानी हम जो नोटेशन यूज करते हैं कैलकुलस करने के लिए, यानी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो अल्फा और अल्फा बार का हम नहीं केयर करते हैं, यानी अल्फा बार के लिए भी हम अल्फा ही कंसिडर कर लेते हैं। एंड सिमिलैरिटी विद द सेपरेटस ऑफ दीज टू कर्व्स, यानी सिमिलर कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कर्व है तो अल्फ़ा बार जो यूनिट स्पीड कर्व है उसको भी अल्फ़ा लिख लेते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे करते हैं, डेरिवेटिव्स जब हैंडल कर रहे होते हैं। यानी जब अल्फ़ा के लिए डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो वो टी बार लिखेंगे। लेकिन जब अल्फ़ा बार को अल्फ़ा लिखा हुआ होगा तो इसका डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो वो डी टी बाई डी एस लिखेंगे, वो टी बार प्राइम के इक्वल आएगा इस तरह। और फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये और डी टी बाई डी टी को किस तरह लिखेंगे, डी टी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी।
और फिर इसके लिए जो अल्फ़ा बार कर्व के लिए हम डी टी बाई डी एस कैलकुलेट करेंगे वो कैपा इस तरह होगा, और डी टी बाई डी टी के लिए हम कैपा न्यू एन लिख देंगे। Only for a constant speed curve is acceleration is always orthogonal. Curve is acceleration always orthogonal to velocity. यानी अगर कर्व हो कोई कर्व, मैंने आपको बताया था ना कि कर्व कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक मूविंग पॉइंट है, यानी एक पॉइंट को अगर स्पेस में मूव करवाते जाएं तो वो उसके पाथ को अगर वो आप हाईलाइट कर दें तो वो एक कर्व बन जाती है। तो अगर वो हम पॉइंट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाते जाएं तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे ऑर्थोगोनल होगा। कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं? अब बीटा अगर कोई कर्व है तो हम जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? बीटा प्राइम। तो बीटा प्राइम अगर कांस्टेंट है तो बीटा प्राइम अगर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो बीटा प्राइम का नॉर्म स्पीड हम जब कांस्टेंट ले रहे हैं तो बीटा प्राइम का नॉर्म कोई कांस्टेंट आएगा, इसी तरह नॉर्म का स्क्वायर भी कोई कांस्टेंट आएगा। तो नॉर्म के बीटा प्राइम के नॉर्म के स्क्वायर को लिख सकते हैं बीटा प्राइम डॉट बीटा प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा जी, ये जो लिखा हुआ है बीटा प्राइम डॉट बीटा प्राइम टू बीटा प्राइम डॉट बीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब बीटा प्राइम क्या है? वेलोसिटी, और बीटा डबल प्राइम क्या है? एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, किसके लिए? कांस्टेंट स्पीड कर्व के लिए। अब आगे जी, अगर कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस लेमा में किसी रेगुलर कर्व के लिए या आर्बिट्रेरी कर्व के लिए, if alpha is a regular curve with speed nu, then the velocity and acceleration of alpha are given by alpha prime is equal to nu t and alpha double prime is equal to d nu by dt plus kappa nu square n। यानी अब वेलोसिटी के लिए तो सिंपल है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए ये दो हैं, एक t है और एक n है। आपको याद होगा बीएससी में आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट पढ़े होंगे कि किसी कर्व के लिए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये नॉर्मल कंपोनेंट है, लेकिन उन टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट के एक्चुअल मीनिंग क्या है या फिजिकल मीनिंग क्या है वो हम इधर डिस्कस करेंगे कि वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट बन रहे हैं ये इनके फिजिकल मीनिंग क्या है। Since alpha is equal to alpha bar of s, where s is the arc length function of alpha, we find using lemma 4.5 of chapter 1। हमने लेमा में यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा अगर रेगुलर कर्व हो और बीटा यूनिट स्पीड कर्व हो तो इसके लिए ये जो हमारे पास है ये बीटा प्राइम ऑफ एस वो किसके इक्वल आता है? डी एच बाई डी एस इंटू अल्फ़ा प्राइम एच ऑफ एस। तो इसी तरह जो डी एच बाई डी एस है, अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्राइम के अंदर एच ऑफ एस है, इधर अल्फ़ा बार के अंदर एस है। तो और विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास ये हमारे पास कोई कर्व होती थी अल्फा रेगुलर कर्व, और ये है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कर्व। पैरामीटराइजेशन को हम इस तरह फिर लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्राइम इज इक्वल टू डी एच बाई डी एस इंटू अल्फा प्राइम ऑफ एच। इधर जब अल्फा प्राइम लिखेंगे किसके इक्वल? डी अल्फा बाई डी टी, और डी अल्फा बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? डी अल्फा बार बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और अल्फा बार प्राइम डी अल्फा बार बाई डी एस अल्फा प्राइम ऑफ एस, और अल्फा प्राइम ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा? टी बार ऑफ एस के, और डी एस बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? न्यू के इक्वल। तो ये टी बार हमें पता है जो हमने डिफाइन किया है कि टी बार ऑफ एस
वो टी के इक्वल है, तो ये न्यू टी के इक्वल आ गया। अब इस तरह हमने अल्फा बार किसके इक्वल प्रूव कर दिया, अल्फा प्राइम न्यू टी के इक्वल। जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि अल्फा डबल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी न्यू बाई डी टी इंटू टी प्लस न्यू इंटू आगे टी प्राइम आ जाएगा। तो डी न्यू बाई डी टी इंटू टी प्लस कैपा न्यू स्क्वायर एंड लेमा 4.1 को यूज़ करके, यानी टी प्राइम की वैल्यू कैपा न्यू एन होगी, वो हम पुट करें तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। ये एक्सेलरेशन का ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये हमारे पास उसका नॉर्मल कंपोनेंट है। The formula for alpha prime is equal to nu t is to be expected, यानी कि न्यू से मल्टीप्लाई करें टेंजेंट वेक्टर फील्ड को तो अल्फा प्राइम आ रहा था, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्फा प्राइम और टी दोनों टेंजेंट है कर पे और टी यूनिट लेंथ है, तो जब उसके बाद अल्फा प्राइम का नॉर्म इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अल्फा प्राइम इज इक्वल टू न्यू टी। ये तो सिंपल हो गया। द फार्मूला फॉर एक्सलेरेशन इज मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन एक्सलेरेशन का जो फार्मूला है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाय डेफिनेशन अल्फा प्राइम डबल प्राइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, एंड इन जनरल बोथ द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ अल्फा प्राइम आर चेंजिंग। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक जो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक जो डायरेक्शन होती है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड, और जो वेलोसिटी का हमारे पास और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब यह है कि जनरली दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो, क्योंकि आप देखें डी न्यू बाई डी टी ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, यानी इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें ये बता रहा होता है कि स्पीड कैसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है स्पीड। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें ये कर्वेचर इन्वॉल्व है, ये बेंडिंग को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये हमें बता रहा होगा कि उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की किस तरह चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक टेंजेंट वेक्टर है और टेंजेंट वेक्टर जब चेंज हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन, तो ये हमें बताएगा नॉर्मल कंपोनेंट इसका कि उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शो दैट दीज कंपोनेंट में बी एक्सपीरियंस्ड एज फोर्स। अगर न्यूटन लॉ हम इस पे अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये एज अ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन और फोर्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स इन्वॉल्व हो रही है जब हमारे पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स इन्वॉल्व हो रही है हमारे पास। अब वो फोर्स क्या करती है, अगर तो देखें फॉर एग्जांपल इन अ कार दैट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन ऑन अ स्ट्रेट रोड, द ओनली फोर्स वन फील्स इज ड्यू टू डी न्यू बाई डी टी इंटू टी। कि अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, उसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही, तो या तो वो स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, वो क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही तो नॉर्मल कंपोनेंट उसका जीरो होगा, सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट उस पर अप्लाई हो रहा होगा। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें ये बता रहा होगा कि ये कितनी स्पीड अप हो रही है या कितनी इसकी स्पीड स्लो हो रही है। इफ वन टेक्स एन अनबैक्ड कर्व एट स्पीड न्यू द रिजल्टिंग साइडवेज फोर्स इज ड्यू टू कैपा न्यू स्क्वायर एन। और अगर कोई कर्व आ जाती है, कोई टर्न आ जाता है, तो वो जो टर्निंग की जो फोर्स है, जो उसको उस टर्न करने पे मजबूर कर रही है या उसको टर्न करवा रही है, वो फोर्स हमारे पास कितनी होगी, कैपा न्यू स्क्वायर एन। हेयर के मेजर्स हाउ शार्पली द रोड टर्न्स, के हमारे पास मेजर कर रहा होगा कि ये कितनी जो है ना वो शार्प है रोड, या कितनी उसमें शार्पनेस आ रही है उस रोड में।
अब ये फिर के कैसे मेजर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आप वो रिवाइज करें या रिमाइंड करें, तो हमने क्या कहा था कि अगर वो जो कर्व है, अब उस कर्व का अगर हम सर्कल बना रहे, इमेजिनरी सर्कल, तो जो उसका रेडियस है, वो रेडियस का अगर रेसिप्रोकल ले लें उस सर्कल का, तो वो हमारे पास कर्वेचर आ जाता है। इसी तरह आप देखें, इमेजिन करें कि अगर रोड टर्न हो रही है, तो रोड की टर्निंग में वो जो कर्व बन रही है टर्निंग पे, उसका अगर वो इमेजिनरी सर्कल कंप्लीट कर लें, तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस कैलकुलेट करके, तो रेडियस का जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। इस तरह हम कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमें टर्म बता रहा है, ये जब फैक्टर हमें बता रहा है कि हमारे पास जो टर्निंग की फोर्स है वो इतनी होगी या इसके इक्वल होगी, तो आप देखें अगर कोई 60 माइल पर आवर की वेलोसिटी से कोई मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है 60 माइल पर आवर की वेलोसिटी से, तो कैपा न्यू स्क्वायर एन, और वैसे जब हम उसका जब वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, तो बीटा प्राइम वेलोसिटी कितनी होगी, वैसे उसकी वेलोसिटी जब इससे यहाँ पे अब कैलकुलेट करें, तो न्यू अब यहाँ पे जब लें 60 का स्क्वायर लें, तो वो कितना आता है 3600। अगर हमारे पास ये 60 माइल पर आवर की वेलोसिटी से कोई मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका, रेट ऑफ चेंज, ये वेलोसिटी हम लेंगे जब हमारे पास उसका वो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ 4 टाइम एज अनसेटलिंग एज 30, कि अब देखें ये 4 टाइम हो जाएगा 30 का, कैसे 60 का स्क्वायर लें तो वो कितना आता है 3600। अब इधर न्यू अगर 30 पुट करते हैं तो 30 का स्क्वायर 900 और कैपा कितना आएगा 4, यानी इसको अगर हम सेट करना चाहते हैं या अनसेटलिंग में 30 है ये, तो वो 4 टाइम हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर 30 की स्पीड से, वैसे तो ये 60 माइल्स पर आवर है, इज 4 टाइम्स एज अनसेटलिंग एज 30, तो ये जो है 60 वो 4 टाइम स्पीड ज़्यादा हो जाएगी जब वो टर्न कर रही होगी। कैसे, क्योंकि अब 30, अगर कोई 30 की स्पीड से जा रही है, 30 की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे और करें आगे कर्वेचर 4 है उसका, तो हमारे पास 30 का स्क्वायर 900 और कर्वेचर 4 कितना आ गया 3600, और 60 का स्क्वायर लें तो वो भी 3600। दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों को कंपैटिबल करने के लिए हम एर केम द इफेक्ट ऑफ स्पीड इज गिवन बाय न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर जो है वो उसका स्पीड का इफेक्ट होता है, यानी इतनी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है स्पीड जब टर्न कर रही होती है। तो अगर न्यू इफेक्ट ऑफ स्पीड न्यू स्क्वायर है, तो अनसेटलिंग में ये कितनी होगी, यानी न्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600, तो अनसेटलिंग में ये 3600 ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर लें और कर्वेचर 4 टाइम, कर्वेचर की वैल्यू 4 लें तो वो उसके इक्वल आ जाती है ये अनसेटलिंग में, इसका फैक्टर ये 4 टाइम इसके इक्वल आ जाता है 30 में अगर सेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का रोड का जो टर्न आ रहा है उसका कर्वेचर अगर 4 है, और अगर 60 माइल पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो उसको कर्वेचर उसको या स्पीड उसकी 60 माइल पर आवर है, तो उसको कितनी रखनी पड़ेगी 30 माइल्स पर आवर के लिए, 30 माइल्स पर आवर पे उसको ये टर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर बन जाता है उसका,
तो हमारे पास अगर कोई स्पीड है, सपोज हम स्पीड कोई भी जो ले रहे हैं, तो वो स्क्वायर में आ जाती है कि अगर 70 में आ जाए, 70 स्पीड में मूव कर रही है गाड़ी, इस 70 की स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि वो नी स्क्वायर का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए कर्वेचर यहाँ पे यानी अगर कोई स्पीड जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये फोर्स कितनी लग रही है या फोर्स कितनी लगेगी उसको उसके इक्वल रखने के लिए हमें कर्वेचर उस तरह कैलकुलेट कर लेंगे और स्पीड इससे कैलकुलेट करके या दूसरे लफ्ज़ों में F इज इक्वल टू एम ए वाला वो फार्मूला अप्लाई करके तो हमें उधर से स्पीड पता चल सकती है